भील प्रदेश की मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ में हुई मारली को लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कहा है कि जिस मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने नरसंहार किया था, ये उन्हीं अंग्रेजों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मानगढ़ सनातन धर्म संस्कृति का स्थान है और जनजाति समाज सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग भ्रमजाल फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। गुरुवार को जिला परिषद में पत्रकार वार्ता में सांसद ने कहा कि ये लोग लोकसभा और राज्यसभा को नहीं मानते, ना ही आदिवासी को मानते। अगर आदिवासी को मानते तो राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ते वक्त द्रौपदी मुर्मू को वोट देते, लेकिन नहीं दिया। सांसद मन्नालाल रावत ने बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोध का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। बोले, इनको यह कहने की आवश्यकता क्या पड़ती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। एक बार यह कह के दिखाए कि आदिवासी ईसाई नहीं है। ये ईसाइयों की राजनीति करते हैं और हिंदू समाज पर आक्रमण करते हैं। डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल में भील प्रदेश की कामना को लेकर हुई प्रार्थना के सवाल पर सांसद ने कहा कि मामले में प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षक को एपीओ कर दिया गया। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो समाज में वैचारिक प्रदूषण फैला रहे, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कट्टरता और जातिवाद का जहर फैलाने के लिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि सनातन संस्कृति से मिले जय जोहार के नारों को कुछ लोगों ने राजनीतिक नारा बना दिया है। इसे किसी जाति या समूह के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना गलत बात है, वहीं जो अर्बन नक्सलाइट की रचना के अनुरूप है। जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को ज्ञात ही है कि राष्ट्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया की भावना है वो सर्वोपरि है। तो देश सबसे पहले इस बात को लेकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार काम कर रही है और जनजाति के विषयों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। 2-3 विषय हैं जिसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहला विषय, अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो अखिल हिंदू समाज ने, अखिल भारतीय समाज ने इस बात को लिए दिया है कि जो संस्कृति, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है वो एक तो आधार रहे, दूसरा सकल हिंदू समाज का अभिन्न अंग जनजाति समाज है, इसका विकास भी होना चाहिए। इसलिए आरक्षण और संरक्षण की नीति को संविधान में शामिल किया और संविधान के पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं। और पैरामीटर में आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। लेकिन 1950 में जब बाबा साहब आंबेडकर थे तब अनुसूचित जातियों की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति जी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वही अनुसूचित जाति कहलाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो यह गायब था। इसका अर्थ यह हुआ तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के साथ में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया और जो धर्मांतरित लोग हैं, जो आदिवासियत को छोड़कर, आदिदेव महादेव की संस्कृति को छोड़कर जो ईसाई और इस्लाम मजहब में चले गए, रिलीजन में चले गए, वे वास्तव में अनुसूचित जनजातियों के लिए पात्र नहीं होने चाहिए थे, लेकिन रख लिए। यह बहुत बड़ा खेला हो गया। इसको लेकर डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसको डिलिस्टिंग आंदोलन कहते हैं। वो संस्कृति के आधार पर था। जिसने संस्कृति को अपना रखा है, जिसने पुरखों की संस्कृति को अपना रखा है, आदिवासी संस्कृति में वो है तो ही वो अनुसूचित जनजाति है। लेकिन जिसने संस्कृति छोड़ दी, जिसने आस्था परंपरा छोड़ दी, रूढ़ी परंपरा छोड़ दी, वो आदिवासी नहीं रहेगा। इस कारण वो अनुसूचित जनजाति भी नहीं रहेगा। ये डिलिस्टिंग आंदोलन है। ये इस आंदोलन को लेकर आज की तारीख में पूरे भारत के 22 राज्यों में जनजाति समाज आंदोलनरत है और केंद्र से, संसद से यह अपेक्षा करता है कि डिलिस्टिंग का यह कानून पारित हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि डिलिस्टिंग का कानून का विरोध करने वाला एक विचार दक्षिण राजस्थान में आगे बढ़ चला है। वो विचार कुछ और नहीं है, वो धर्मांतरित लोगों की राजनीति करता है। वो केवल 5% जो धर्मांतरित हो गए उनकी राजनीति करता है। कुछ इसमें क्रिप्टो क्रिश्चियन टाइप के भी लोग हैं जो भोले भाले युवाओं में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है। वास्तव में वे केवल एक संगठन है, एक राजनीतिक रचना है, केवल एक ऐसा तंत्र है जो धर्मांतरित लोगों की राजनीति करता है। आदिवासी समाज आज भी इस बात में विश्वास करता है कि संविधान उनका है, भारत उनका है। अनुसूचित जनजातियों में कहीं पर भी धर्मांतरित लोग नहीं होने चाहिए, इस बात को लेकर है। इसलिए आदिवासी समाज तो चाहता है कि डिलिस्टिंग हो, लेकिन ये कुछ राजनीतिक
जो मुखौटा पहनकर आते हैं उसके नाम के आगे कहीं आदिवासी परिवार टाइप कुछ शब्द लेकर, तो मैं खुला ये कहना चाहता हूं, ये भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल से जनजाति समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जनजाति कार्य मंत्रालय 1999 में खोला, 2003 में संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया और 2007 में दक्षिण राजस्थान के युवाओं को आरटीएस तक रिजर्वेशन दिया। 2016 में 54 तरह के जो पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, उसमें दक्षिण राजस्थान के युवाओं को, आदिवासी युवाओं को आरक्षण दिया। 2018 में अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करके ताकत दी। 2021 में जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। 2023 आते आते 24,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जन धन योजना आगे बढ़ाई। ऐसा करते हुए बहुत सारी योजनाएं, शिक्षा के मामले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की पूरे भारत में श्रृंखला खड़ी की, जो नवोदय के तर्ज पर होगा। ये सारे आंदोलन के साथ साथ में जनमन योजना, वन बंधु योजना, वन धन योजना, ये सारी बढ़ाते हुए जनजाति विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। लेकिन कुछ तत्व हैं जो भ्रमजाल फैला रहे हैं, वो संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भ्रमजाल फैला रहे हैं। उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मानगढ़ धाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी जब 1 नवंबर 2022 को आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जनजातियों का मान रखा जाएगा और मानगढ़ को एक दिव्य राष्ट्रीय गौरव स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सारी योजना आगे बढ़ रही, लेकिन कुछ भ्रमजाल है, उनको पूरे क्षेत्र को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, जनजाति समाज को स्पष्ट होना चाहिए कि ये केवल राजनीति के लिए है, ये भ्रामक है और ये केवल धर्मांतरित लोगों की राजनीति करते हैं। भोला भाला जनजाति समाज का युवा उनके भ्रमजाल में फंसा है, लेकिन बहुत जल्दी उससे बाहर निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए। जिन लोगों ने वहां इकट्ठा करने की कोशिश की है, उनको समझना चाहिए मानगढ़ धाम आदिदेव महादेव आदि शक्ति का स्थान है। वहां जनजातियों ने राष्ट्रीय तत्व को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर 1913 में शहादत दी थी। 17 नवंबर को बहुत बड़ा अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा वहां नरसंहार किया था और ये उन्हीं नरसंहार करने वाले लोगों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे। तो समाज को भी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि वो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का स्थान है। वहां लोग जो भी आए थे वो सारे हवन करने के लिए आए थे। पूर्णिमा का दिन था और श्रीफल और घी लेकर आए थे। अब गुरु जी की आज्ञा पर आए थे। ये सारी परंपरा किसमें होती है? जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है। लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडे को लेकर असफल होने वाले हैं। ये भ्रामक है, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है। वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म संस्कृति परंपरा और संविधान को मानने वाला है। ये तो केवल एक संगठन गया है जो राजनीति करना चाहता है। सरकारी विद्यालय में प्रार्थना बोली गई है, कहीं न कहीं जो सरकारी विभाग से जुड़े लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने गलती की है, 3 जो शिक्षक हैं वो एपीओ हुए। माननीय मंत्री जी बाबूलाल खराड़ी जी ने प्रभारी मंत्री के रूप में जो डूंगरपुर में बैठक के लिए कलेक्टर को आदेश दिया, वो एपीओ हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कोई बड़ा पारितंत्र इकोसिस्टम काम कर रहा है तो जिम्मेदार एजेंसियां उनको जांच करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने जनजाति के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य बनाए और बहुत जगह निर्णायक भूमिका में आकर जनजातियों को ताकत दी है। लेकिन केवल कट्टरता फैलाने के लिए, केवल जातिवाद का जहर फैलाने के लिए, सामाजिक समरसता को खराब करने के लिए इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। बाकी विकास की योजना सारी चल रही है, उनमें कैसे भागीदारी निभाई जा सकती है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जिनकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं वे तो ना लोकसभा को मानते हैं, ना राज्यसभा को मानते हैं, ना आदिवासी को मानते हैं। अगर आदिवासी को मानते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी की बेटी जब राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई थी तब उनको वोट देना चाहिए था। उन्होंने वोट नहीं दिया। एक ने तो वोट नहीं दिया, दूसरा गया किसी और को देके आया था। ये पूरा भ्रमजाल है, ये किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करना चाहते।